वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर स्पेस यूनिट 1। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि बेसिस है। यहाँ पे आप देखने वाले हो कि बेसिस किससे कहते हैं। आपने इसके पहले लीनियर कॉम्बिनेशन देखा है, लीनियर स्पैन देखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देखा है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देखा है। ठीक है, तो अभी यही लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का और स्पैन का यूज करके आप अभी बेसिस का डेफिनेशन देखने वाले हो। ठीक है, तो बेसिस कब फॉर्म करते हैं। और सबसेट बी ऑफ वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी। एक सबसेट बी जो है उसे हम बेसिस कब कहेंगे, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन कौन सी, कि बी जो है यानी बी के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू द वेक्टर स्पेस वी के बराबर होना चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आते हैं लीनियर स्पैन में, वो सारे लीनियर स्पैन के एलिमेंट मिलके वेक्टर स्पेस के बराबर बनने चाहिए। ठीक है, यानी वेक्टर स्पेस की सपोज यहाँ पे वेक्टर स्पेस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो भले ही सपोज यहाँ पे n इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट है वेक्टर स्पेस में, n स्क्वायर ही पकड़ लो। अगर n स्क्वायर आपके पास एलिमेंट है वेक्टर स्पेस में, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे n नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट लोगे जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर करके आप टोटल n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑब्टेन कर पाओ। ठीक है, तो यानी ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पैन ले लेके आप टोटली उस वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट फॉर्म कर पाओ। अगर ये कंडीशन, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। दैट मीन्स पहली कंडीशन क्या है कि बेसिस के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लीनियर स्पैन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर स्पेस वी के बराबर होना चाहिए। लीनियर स्पैन आपको याद होगा, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड एज लीनियर स्पैन। ठीक है, यानी सारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है वो लीनियर स्पैन में आते हैं। ये अभी बेसिस का एग्जांपल आपको और क्लियर हो जाएगा। आप एक एग्जांपल देखोगे तो, जैसे ये एग्जांपल क्या कह रहा है, शो दैट द सेट B2, अभी जो B2 का सेट है वो बेसिस बना रहा है क्या V3 के लिए, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये जो सेट है वो बेसिस बना रहा है क्या, ये हमें शो करना है V3 के लिए। तो यहाँ पे ये सेट B2 आपने ले लिया, ये B2 जो है वो क्या है, सबसेट है V3 का, क्योंकि V3 में बहुत ज्यादा एलिमेंट रहेंगे। पर उन सारे एलिमेंट्स में से अगर आप ये तीन एलिमेंट जस्ट चूज करते हो तो वो क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे V3 के। तो आपने क्या लिया, B2 जो है वो सबसेट लिया V3 के। अब इन तीनों एलिमेंट का आप डिटरमिनेंट निकालोगे। अब ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसके पहले भी हमने नोट लिखवाया था आपको कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो सेट ऑफ वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि जो ये इसका लीनियर स्पैन अगर हम लेंगे, B2 का लीनियर स्पैन अगर लेंगे तो वो काय में आएगा, V3 में आएगा। V3 क्या है हमारा, ये सेट। ठीक है, ये हमारे V3 में आएगा। इस B2 का लीनियर स्पैन लेंगे तो V3 में आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, एक XYZ ले रहे हो, आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हो जो कि कहाँ में बिलोंग कर रहा है, V3 में बिलोंग कर रहा है, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे रियल है। तो XYZ को आप कैसे लिखोगे, अल्फा टाइम्स 100, बीटा टाइम्स 110 और गामा टाइम्स 111। इस तरीके से आपने XYZ को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। अब क्या करोगे, इक्वेट करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा पहला एलिमेंट, दूसरा क्या आएगा, बीटा प्लस गामा आएगा, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ गामा आएगा। अब XYZ से आप इक्वेट करोगे, XYZ से इक्वेट करने से आपको क्या मिलेगा, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ X, Y और Z। जैसे यहाँ पे गामा की वैल्यू आपको Z मिली, बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, Y माइनस Z, अल्फा की वैल्यू क्या मिलेंगी, X माइनस Y। यानी इस तरीके से अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ XYZ निकालनी है। इन टर्म्स ऑफ XYZ आपने जब वैल्यू निकाला तो आप ये XYZ को कैसे लिखोगे, आप ये XYZ को देखिए, X माइनस Y टाइम्स 110 लिखोगे, Y माइनस Z टाइम्स 110 लिखोगे, फिर Z माइनस Z टाइम्स 110 लिखोगे। इस तरीके से आप वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा इन
इक्वेशन 1, ठीक है। या इस तरीके से आप ये वैल्यूज लिख सकते हो। यानी आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो एक्स वाई जेड है वो एक्स वाई जेड कैसे बना हुआ है, वही बेसिस के एलिमेंट से बना हुआ है। यानी इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपका ये जो V3 है, आप ये जो आर्बिट्री एलिमेंट जो ले लिया, वो आर्बिट्री एलिमेंट जो है वो इस बेसिस से बन रहा है, ये आर्बिट्री एलिमेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी एलिमेंट V3 का उठाओगे तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि V3 जो है वो खुद क्या है, एक सबसेट, वो सबसेट है हमारे लीनियर स्पैन ऑफ B2 में कंटेन्ड है, ठीक है। देखो आप पहले क्या बता दिया, लीनियर स्पैन ऑफ B2 जो है वो V3 में कंटेन्ड है, और अब आपने क्या दिखाया कि V3 जो है वो कंटेन्ड है लीनियर स्पैन ऑफ B2 में। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये दोनों कंडीशंस देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन से आप क्या कहोगे, जब एक सेट दूसरे सेट में कंटेन होता है, दूसरा सेट पहले सेट में कंटेन होता है, तो आप क्या कहते हो कि V3 इज इक्वल टू B2 होता है, ठीक है। ऑल्सो B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जो हमारा B2 का सेट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, इसलिए हम क्या कहेंगे, B2 जो है वो क्या है, बेसिस है। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, पहली लीनियरली इंडिपेंडेंट की और दूसरी बेसिस की, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि B2 जो है वो क्या है, बेसिस है किसका, V3 का, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको शो करना है कि वो जो सेट है वो क्या बनाता है, बेसिस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ V1 to Vn इज अ बेसिस ऑफ V, अगर V1 to Vn जो है वो बेसिस है किसका, V का, ठीक है। इसको हमने बेसिस भी लिखा या फिर स्पैन भी लिखा। बेसिस का मीनिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन होता है, तो आप बेसिस ऑफ V लिखो या फिर यहाँ पे और स्पैन ऑफ V लिख दिया हुआ है, और F। एंड इफ W1 to Wn बिलोंग्स टू V, अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स V में बिलोंग करते हैं और वो ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और F, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं सेट में, कैपिटल V में ये सेट ऑफ वेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका डायमेंशन क्या होगा, उनका डायमेंशन जो है वो बेसिस के बराबर होगा या फिर बेसिस से थोड़ा कम होगा, ठीक है। बेसिस के बराबर होगा या फिर बेसिस से थोड़ा कम होगा, पर बेसिस का डायमेंशन जो है वो बराबर V के डायमेंशन के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी अगर आप आर्बिट्री इंडिपेंडेंट सेट ले रहे हो, आप आर्बिट्री लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले रहे हो, तो वो आर्बिट्री लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है उसका डायमेंशन या तो बेसिस के डायमेंशन से कम होगा या तो फिर बेसिस के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका पहला नोट है। दूसरा नोट क्या है, इफ V इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में मैंने बताया था, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो डायमेंशन के बराबर होता है, ठीक है। अब इफ V इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर V फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो अगर आप कोई भी दो बेसिस ले रहे हो, यानी कोई भी दो सेट ऑफ बेसिस ले रहे हो, जैसे U आपने एक बेसिस ले लिया, W आपने एक बेसिस ले लिया, तो आप क्या देखोगे कि दोनों का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F। अब V फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, F में फाइनाइट डायमेंशन है, इसलिए नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। एंड U1 to Um बिलोंग्स टू V, ये V में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m नंबर ऑफ वेक्टर्स है जो कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन वी कैन फाइंड वेक्टर्स, तब हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे वेक्टर्स देख सकते हैं। कैसे वेक्टर्स, U ऑफ m+1 से U ऑफ m+r, यानी एक्सटेंडेड नंबर ऑफ वेक्टर्स है जो कि V में बिलोंग कर रहे हैं, इस तरीके से कि U1 से UFMR इज अ बेसिस ऑफ V। ये जो है वो एक्सटेंडेड नंबर ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं V का, ठीक है। तो यानी ये इन शॉर्ट ये जो एग्जांपल है, ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि क्या बना रहे हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो अब ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, इनको आप एक्सटेंड कर सकते हो, इनको आप और आगे बढ़ा सकते हो, इस तरीके से बढ़ा सकते हो, इसको और एलिमेंट्स ऐड करके आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो कि वो आखिर में क्या बनाए, बेसिस बनाए, ठीक है। यानी इन शॉर्ट वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास U1 से UM के एलिमेंट है जो कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप इस सेट को U ऑफ m+1 से U ऑफ m+r तक बढ़ा सकते हो।
इस सेट को इतना बढ़ा सकते हो ताकि जो रिजल्टेंट सेट आपका बने वो क्या बनाए, बेसिस बनाए। ये जो सेट बनाए वो क्या बनाए, बेसिस बनाए। ठीक है, तो यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में आपने और नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड किया और आखिरी में क्या बनाए हैं, बेसिस बनाए हैं। ठीक है, और ये जो बेसिस बनाया आपने, ये भी सेट ऑफ वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन करेंगे, तभी तो वो बेसिस बनाएंगे। ठीक है, ये यानी छोटे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को आप बड़ा बना के उसका बेसिस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, if a vector space V has a basis of n vectors then every set of p vector with p greater than n is linearly dependent। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जिसका डायमेंशन n है, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, पर अगर आप कोई और सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हो, जैसे p आपने ले लिया, अब ये p वेक्टर अगर आपने ले लिया और उसका डायमेंशन कम है, किससे, n से कम है, तो यानी वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो कैसे रहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, यानी नंबर वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से कम अगर आप वेक्टर लेते हो तो वो क्या रहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन यानी क्या होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स जितने उस वेक्टर स्पेस में रहेंगे वो उसको क्या बनाएगा, डायमेंशन बनाएगा। इफ अ बेसिस बी ऑफ वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ कंटेन एन एलिमेंट देन वी इज कॉल्ड एन डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अगर किसी के बेसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो दैट मीन्स कि वो n डायमेंशन वेक्टर स्पेस बना रहा है। और डायमेंशन ऑफ v इज n एंड वी राइट डायमेंशन ओवर f ओवर द फील्ड f ऑफ v इज इक्वल टू n। ठीक है, यानी इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, या फिर लीनियर स्पैन ऑफ v ओवर f इज इक्वल टू n। यानी डायमेंशन ऑफ v लिखने के इतने तीन तरीके हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, और लीनियर स्पैन ऑफ v ओवर f इज इक्वल टू n, और डायमेंशन ऑफ f over v is equal to n। ठीक है, the number of elements in basis of vector space v is the dimension of v। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस में रहेंगे वो क्या बनाएंगे, डायमेंशन बनाएंगे। ठीक है, किसका, v का। if a basis b contain infinite number of element then v is called an infinite dimension vector space। अगर किसी के बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे कि वो इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ b, अगर हमारे पास b एक सेट है जिसके एलिमेंट्स कैसे, इस तरीके से वेक्टर्स है, इसमें पहले इसमें 1 है, फिर सेकंड पोजीशन पे 1 है, फिर nth पोजीशन पे 1 है, इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस fn। ये जो है वो सबसेट है किसका, fn का, और अ फील्ड f। देन b इज अ बेसिस ऑफ fn। तब ये जो वेक्टर्स है वो क्या रहेंगे, बेसिस रहेंगे fn के, और डायमेंशन ऑफ fn जो है वो कितना रहेगा, n। और तब उसका डायमेंशन, ये fn का डायमेंशन कितना रहेगा, n उसका डायमेंशन क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या बना रहे हैं, डायमेंशन बना रहे हैं, जो कि n नंबर्स है, इसलिए डायमेंशन ऑफ fn कितना है, n है। ठीक है, फॉर v इक्वल टू c, अगर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, बी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिया जो कि क्या है, बी अ रियल वेक्टर स्पेस। ये यहाँ पे सी ऑफ आर, ये जो सी ऑफ आर है ना, कॉम्प्लेक्स सेट ओवर रियल नंबर, ये जो है वो रियल वेक्टर स्पेस है, इट्स बेसिस एंड डायमेंशन आर। अब सी ऑफ आर यानी वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस और रियल नंबर, हमको बताना है कि उसका डायमेंशन बेसिस क्या होगा। ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। अगर आप यूजुअल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन लेते हो तो सी ऑफ आर जो है वो क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। मैंने बताया था कि बड़ा है तो छोटे पे, यानी अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो, यहाँ पे रियल नंबर ले रहे हो, तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो रियल नंबर के सेट पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। यानी सी ऑफ आर जो है वो वेक्टर स्पेस बनाता है अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, तो यानी अगर आप बेसिस के एलिमेंट 1 और i लेते हो, अगर आपने 1 और i लिया तो 1 और i जो है वो काय में बिलोंग करेंगे, सी ऑफ आर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यानी आप क्या ले रहे हो, अल्फा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स i इज इक्वल टू 0 लिया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर आपने अल्फा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स i इक्वल टू 0 लिया तो अल्फा बीटा अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो अल्फा का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, 0 प्लस 0 हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 0 है, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स कि 1 और i ये जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो
अगर आप v इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स प्लस आई वाई लिख रहे हो, जिसमें x और y दोनों रियल है, तो x डॉट वन प्लस वाई डॉट आई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर स्पैन बना रहे हैं किसका, b का। देखो यहाँ पे b में कौन से एलिमेंट है, 1 और i बना रहे हैं, 1 और i, b में 1 और i है, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिया x प्लस आई वाई। b में 1 और i एलिमेंट है, x प्लस आई वाई लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये जो लीनियर सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, लीनियर स्पैन बनाता है। b में 2 एलिमेंट है और ये इसका लीनियर स्पैन है, क्योंकि आपने इसका सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए, ठीक है। तो सिंस b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों स्केलर 0 है, दैट मीन्स कि हमारा जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये लीनियर स्पैन बना रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि b जो है वो क्या बना रहा है, बेसिस बना रहा है किसका, b ऑफ r का, b ऑफ r यानी c ऑफ r, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ बेसिस तो क्या है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बेसिस 2 है, क्योंकि 1 और i ये 2 ही एलिमेंट आपने लिए हैं, इसके ज्यादा एलिमेंट आपने नहीं लिए हैं। यानी डायमेंशन कितना निकाला है आपने, 2 निकाला है। बेसिस कितना निकाला है आपने, 2 निकाला है। 1 और i बेसिस है और डायमेंशन कितना है, 2, ठीक है। इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, नेक्स्ट वाला है, इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज द बेसिस। अगर आप n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहे हो और n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले रहे हो, तो वो n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है वो क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे, ठीक है। बेसिस यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे और वो स्पैन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट द सेट v1 टू vk बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, वी कैन फाइंड वेक्टर्स इन V सच दैट द सेट इज बेसिस फॉर V। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास इतने बेसिस है तो इसको हम एक्सटेंड कर पाएंगे, सो दैट जो रिजल्टेंट है वो क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा, ठीक है। ये सेम पहले जैसा ही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर हमको बोला है कि इसका बेसिस निकालो जो ये 2 वेक्टर्स कंटेन करता हो, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सेट लिखेंगे जिसमें ये दोनों वेक्टर्स लिखेंगे। अब ये दोनों वेक्टर लिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों वेक्टर कहाँ में है, V4 में है, और S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये 2 सेट जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे, अल्फा टाइम्स 1 वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स सेकेंड वेक्टर लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या देखोगे, इस सेट ऑफ वेक्टर्स में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दैट मीन्स कि 0 0 1 ये जो है इस स्पैन में बिलोंग नहीं कर रहा, इस स्पैन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बिलोंग करना चाहिए। ये 3 जो है अब क्या बनाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V4 बनाएंगे, ठीक है। हमारे स्पैन में बिलोंग नहीं कर रहा है ये, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसमें बिलोंग करना चाहिए, ये इसमें बिलोंग करना चाहिए, सो दैट वो क्या बनाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बनाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप ये तीनों वेक्टर ले लिया, अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लिया, अल्फा बीटा गामा लेने के बाद इक्वेट किया, इक्वेट करो तो आपको इस तरीके से एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स आपने ले लिया, तो अब आप क्या करना है, अब आप क्या चेक करोगे, तो आप क्या देखोगे कि आपके ये जो तीनों वेक्टर्स थे उसमें ये 0 1 0 0 जो है, 0 1 0 0 जो है वो अगर आप ऐड करते हो तो 0 1 0 0 जो है वो इन तीनों के इसमें आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इन तीनों में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है वो इस स्पैन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी जब वो ये एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग करेगा, तब ये जो 4 एलिमेंट बनेंगे वो क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट रहेंगे, किसके, V4 के। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे कि आप ये जो चारों एलिमेंट बनाए हैं, ये 2 एलिमेंट के बाद में आपने जो 2 एलिमेंट ऐड किए हैं, ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं V4 के, ठीक है। तो इस तरीके से आपने विद द हेल्प ऑफ 2 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट ऐड किए और क्या बनाए कि क्या बताया है कि ये चारों के चारों जो है वो क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं मिलके, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको बेसिस ढूंढना है और ऐड करके उनका बेसिस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपके पास देखिए फिर से 2 वेक्टर्स दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग 2 वेक्टर्स ढूंढने हैं और क्या बताना है कि वो जो 2 वेक्टर आप ऐड करोगे, जैसे ये 2 आप ऐड करोगे, वो क्या रहेगा, बेसिस रहेगा, जो कि ये 2 सेट को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने इसमें 2 वेक्टर्स ढूंढे थे, वैसे ही आपको ये और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जिस तरह आपने ढूंढे थे, वैसे ही उसी तरह आपको बाकी के 2 एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे
ये दो जो रहेंगे वो ढूंढ के आपको बताना पड़ेगा कि वो इसको बेसिस बनाते हैं करके, ठीक है। ये कैसा बेसिस बनाते हैं जो ये दो वेक्टर्स कंटेन करते हैं करके, ठीक है। इसको आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है लेट डब्ल्यू बी ए सबस्पेस ऑफ फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर डब्ल्यू सबस्पेस है फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी का, तो डब्ल्यू देखिए जब यहाँ पे आप वी ले रहे हो, अगर वी खुद फाइनाइट डायमेंशन है, ये खुद फाइनाइट है, तो यानी इसके अंदर का जो सबसेट है वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, ठीक है। और W का डायमेंशन क्या होगा, या तो V से V के बराबर होगा या तो V से कम होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V तो या तो बड़ा होगा या तो फिर W के बराबर होगा, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ V बाय W, डायमेंशन ऑफ V बाय W अगर आप लेते हो तो वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इफ U एंड W आर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, देन अगर दोनों फाइनाइट डायमेंशन है U भी और W भी, तो U प्लस W जो है वो भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशन होगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W अगर आप लेते हो तो होगा डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, ठीक है। U और W फाइनाइट डायमेंशन है तो U प्लस W फाइनाइट डायमेंशन है। और डायमेंशन ऑफ U प्लस W क्या होता है, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, ठीक है। लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड W बी अ सबस्पेस ऑफ V। देखिए V फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, W जो है वो क्या है, सबस्पेस है। तो अगर डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W है तो इसका मतलब क्या होगा, V इज इक्वल टू W। अगर दोनों के डायमेंशन सेम है तो दैट मीन्स कि वो दोनों के दोनों सेट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V। W जो है वो क्या है, सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V का। देन देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस W1, तो यहाँ पे एक सबस्पेस W1 रहेगा, ठीक है। वहां पे एक सबस्पेस W1 रहेगा इस तरीके से कि V को आप क्या कर सकते हो, W डायरेक्ट सम ऑफ W1 लिख सकते हो, ठीक है। W डायरेक्ट सम ऑफ W1 लिख सकते हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू क्या होगा, W प्लस W1 होगा और W इंटरसेक्शन W1 जो है वो क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। यानी अगर आप W को सबस्पेस मान रहे हो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का V, तो वहां पे एक दूसरा सबस्पेस W1 प्रेजेंट रहेगा। ये जो रिमेनिंग है वो W1 है, दूसरा W1 प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से कि V जो है वो कैसे बने, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V जो है वो कैसे बन रहा है, W डायरेक्ट सम ऑफ W1 बन रहा है, ठीक है। यानी V दोनों के एडिशन से बनेगा और उन दोनों के उनके बीच का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, फाई, ठीक है। नेक्स्ट है लेट W इज इक्वल टू, इस तरीके से ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल है। अब W जो है सेट ऑफ पॉलिनोमियल से बना हुआ है। शो दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ Vn एंड बेसिस ऑफ W और F, ठीक है। आपको क्या बताना है यहाँ पे कि W जो है वो क्या है, सबस्पेस है किसका, Vn का, और उसके बेसिस आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो W जो है वो क्या रहेगा, सबस्पेस रहेगा Vn का। अगर सेट ऑफ पॉलिनोमियल लोगे तो वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो Vn का सबस्पेस रहता है। और उसके बेसिस जो है, बेसिस ऑफ W जो है ना वो आपको याद रखना है कि 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से जो है ये जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सब क्या है, बेसिस है किसके। देखिए यहाँ तक x टू द पावर n माइनस 1 तक एलिमेंट है, तो दैट मीन्स कि बेसिस ऑफ W जो है वो क्या होने चाहिए, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, इस तरीके से बेसिस होने चाहिए किसके, W के, ठीक है। इफ U/W आर फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, देखिए अगर U और W दोनों फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस है V के, तो U प्लस W जो है वो अगर U डायरेक्ट सम W दिया हुआ है, अगर ये कंडीशन आपको दी हुई है तब आप क्या कह रहे हो, तब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W होगा, ठीक है। यानी U प्लस W इज इक्वल टू U डायरेक्ट सम ऑफ W दिया हुआ है, तब आप क्या कहोगे कि दोनों का डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W। ये कैसे हुआ, देखिए आपको जो फॉर्मूला था डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W है। आपको डायरेक्ट सम दिया हुआ है, डायरेक्ट सम में क्या होता है कि उनके डायरेक्ट सम, अगर आप कहते हो U डायरेक्ट सम ऑफ W, दैट मीन्स कि उनके बीच का इंटरसेक्शन कितना आएगा, फाई आएगा। यानी डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W फाई, ये फाई है तो यानी ये इतना ही वैल्यू फॉलो करेगा, ठीक है। तो यानी अगर एक सेट दूसरे सेट का डायरेक्ट सम दिया हुआ है, दैट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ U/W आर फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, और दोनों का डायमेंशन कितना है, n-1 है, और दोनों जो है सेट इक्वल नहीं है,
दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो आपको बताना है कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप v1 से लेके vn के वेक्टर्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, v में बिलोंग कर रहे हैं, v1 से लेके vn। तो आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों का डायमेंशन कितना है, n-1 है। n-1 है यानी अगर आप v1 से लेके vn-1 में अगर u के एलिमेंट मानते हो, ठीक है, u में v1 से लेके vn-1 है, तो w में कितने एलिमेंट रहेंगे, v2 से लेके vn तक। ठीक है, इतने एलिमेंट किस में रहेंगे, w में रहेंगे। यानी इस यहाँ से यहाँ तक u में है और यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट w में है, और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किस में है, v में है। तो और u नॉट इक्वल टू w वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। आपको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ से दिखेगा v ऑफ n-1 यानी इतना है ना, यानी vn में से 2 एलिमेंट निकाल दो तो यहाँ पे n-2 u इंटरसेक्शन w के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, ये जितने कॉमन एलिमेंट निकल रहे हैं जो कि कितने n-2 वो उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट एम ऑफ आर बी द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर, देन एम ऑफ आर इज द रियल वेक्टर स्पेस अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ एम ऑफ आर क्या होगा। अगर ये रियल वेक्टर स्पेस है तो उसका डायमेंशन कितना होगा, m इंटू एन, m डॉट एन होगा। ठीक है, m डॉट एन कैसे होगा कि यहाँ पे 1 से लेके 0 तक ये एक वेक्टर बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर चौथा, फिर ये इतने नंबर ऑफ यहाँ तक m से लेके n तक ये जितने हैं वो कितना बनाएगा, ये m बनाएगा। फिर आप इधर से लोगे फिर ये टोटल n बनाएगा, तो यानी टोटल m इंटू एन, यहाँ के m यहाँ के n ये दोनों मिला के m ऑफ आर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m डॉट n हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि m ऑफ आर सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n उसका डायमेंशन कितना है, m डॉट n है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा पढ़िए, मैं आपको PDF नोट्स सेंड कर दूंगी।